देखो बेटा, ऑप्टिकल में हमारे पास क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या चीज है हमारे पास। पहली बात तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट हमारे पास है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपके पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका एक पार्ट हमारे पास है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा पार्ट है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो दिस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट जो है हमारे पास वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। और कॉन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म है बेटा। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे अभी, वो भी हमने नहीं किया डिस्कस पहले। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले समझ लेते हैं क्या चीज होती है हमारे पास। तो थोड़ा सा हमारे पास जो टर्म है इट इज रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स से कुछ रिलेटेड हमारे पास, थोड़ा थोड़ा हमारे पास ऑप्टिक्स आ रहा है इसमें। दैट मींस हमारे पास क्या मीनिंग हमारे पास कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, समझना है मुझे, कंपाउंड को देख करके बताना है मुझे। ठीक है, पहले हम बात करें यहाँ पर कि कोई कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव है, उसको हम लेबोरेटरी में कैसे पता करते हैं वो पहले बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मुझे लेबोरेटरी में पता करना है कि कोई कंपाउंड जो मुझे गिवन है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो कैसे पता करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं। ये वर्ड है हमारा, दिस इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या चीज होती है हमारे पास, विच इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो मेरे पास क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि जब मैं किसी नॉर्मल लाइट को, जो नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो बल्ब से आ रही है या सन से आ रही है हमारे पास, तो नॉर्मल हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं किसी एक स्पेसिफिक प्रिज्म से, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिज्म से पास करता हूं, जिससे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, निकोल प्रिज्म। अगर मैं एक नॉर्मल लाइट को, मैं जो एक नॉर्मल लाइट हमारे पास है, मैं इस नॉर्मल लाइट को अगर मैं पास करता हूं एक निकोल प्रिज्म से, ये हमारे पास एक निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म से पास करता हूं, तो क्या करता है निकोल प्रिज्म हमारे पास। निकोल प्रिज्म की खास बात क्या है कि हमारे पास जो नॉर्मल लाइट होती है वो क्या होती है हमारे पास, सर इट इज अ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्रोपोगेशन है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन है, उस प्रोपोगेशन को मैं पास करता हूँ निकोल प्रिज्म से। तो निकोल प्रिज्म करता क्या है, किसी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फील्ड को ऑब्जर्व कर लेता है हमारे पास और एक फील्ड को यहाँ से पास कर देता है। तो निकोल प्रिज्म क्या कर रहा है मेरे पास, जो नॉर्मल लाइट है विच इज द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी एक फील्ड को इसने ऑब्जर्व कर लिया और एक फील्ड को इसने पास कर दिया। तो जब लाइट यहाँ से निकलती है बाहर, इस प्रिज्म से बाहर निकलती है, तो क्या देखा हूं बेटा मैं, तो लाइट निकल रही है वो इस तरह से हमारे पास लाइट आ रही है, यानी कि हमारा कोई एक प्लेन आ रहा है बेटा, कोई एक फील्ड हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ प्रिज्म। तो ये जो हमारे पास लाइट आ रही है, दिस लाइट इज कॉल्ड द पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये तो हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सर हम बात करते हैं इसके आगे कि जब ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो हमारे पास है, प्लीज पहले बोर्ड पे देखो, बाद में लिखेंगे हम लोग। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास है, क्या कर रहा हूं मैं, इस लाइट को मैं एक ट्यूब से पास कर रहा हूं, इस लाइट को मैं एक ट्यूब से पास कर रहा हूं। ये ट्यूब जो मेरे पास है, मैं इस ट्यूब से इस लाइट को पास कर रहा हूं बेटा, ये ट्यूब मेरे पास है। इस ट्यूब की जो लेंथ है, इस ट्यूब की जो लेंथ है वो है हमारे पास L सेंटीमीटर। मैं इस ट्यूब से इसको पास कर रहा हूँ, इस ट्यूब खाली है, भरी हुई है, ये ट्यूब हमारे पास एक सॉल्यूशन से भरी हुई है। कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है हमारे पास, और इसकी लेंथ कितनी है, L है। इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास C ग्राम पर ml है, C ग्राम पर ml हमारे पास की कॉन्सेंट्रेशन है। इस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग
कुछ नाम होता है इसका स्पेसिफिकली, पोलरीमीटर ट्यूब। तो मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। नॉर्मल लाइट को मैंने पास किया इस निकोल प्रिज्म से। जब लाइट बाहर आती है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को मैंने पास किया एक ट्यूब से, विच इज कॉल्ड द पोलरीमीटर ट्यूब, विच कंटेनिंग द सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेंथ उसकी एल मीटर है और मैंने यहाँ से इसको पास कर दिया। ठीक है, जब यहाँ से पास कर दिया तो लाइट यहाँ से बाहर आ रही है। जब ये लाइट यहाँ से बाहर आ रही है तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं निगाहें गड़ा करके, स्पेक्ट्रोस्कोप लेके बैठा हूं मैं यहाँ पर इसको देखने के लिए कि लाइट हमारे पास ये एडिटेड आ रही है, कुछ डेविएशन हो रहा है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी जो लाइट यहाँ से पास हो रही है, तो अगर लाइट यहाँ से जो पास हो रही है बेटा, वो अगर मेरे पास ये हमारी जैसे लाइट अगर हमारे पास इस तरह से रोटेट हो सकती है। द लाइट में बी द रोटेट आइदर क्लॉकवाइज, द लाइट में बी द रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, और लाइट में नॉट बी रोटेट। हो सकता है हमारा लाइट रोटेशन ना हो हमारे पास लाइट का किस तरह से भी, तो दोनों चीज पॉसिबल है। लाइट में भी रोटेट आइदर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और नॉट रोटेट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इस ट्यूब से पास की मैंने, तो इस ट्यूब से पास होने के बाद अगर ये आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसे हम लोग कि सर हमारे पास अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट आइदर क्लॉकवाइज बाय द थीटा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज बाय द थीटा एंगल, इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर हमारे पास लाइट रोटेट नहीं होती है तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बड़ा सिंपल सा फंडा हमारे पास क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये मेरे पास सिंपल सी बात आ गई है। ठीक है, ये सिंपल सी बात मैंने समझी यहाँ पर, जो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसको और समझते हैं इसको हम लोग। तो ये जो आपने लाइट यहाँ बनाई है, ये ट्यूब जो बनाई है आपने यहाँ पर, इस ट्यूब की लेंथ लिखी है आपने एल ये सेंटीमीटर है। बट हम किस में लेते हैं हमेशा इस ट्यूब की लेंथ को, हम लोग वी ऑलवेज चेकिंग है ना, हम किस में लेते हैं बेटा इसको, हमेशा हम लेते हैं इसको बेटा, हमेशा किसमें लेंगे बेटा इसको हम लोग, हमेशा ऑलवेज चेकिंग है ना, डेसीमीटर। किसमें लेते हैं बेटा हमेशा इसको हम लोग, डेसीमीटर में लेते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ ट्यूब इज ऑलवेज इन अ डेसीमीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि सर मान लीजिए दो बच्चे बैठे हुए हैं, सेम कंपाउंड, दो बच्चे हमारे पास सेम कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, सेम लेमडा की सेम वेवलेंथ की लाइट ली उन्होंने, और ये इन्होंने किया स्टार्ट एक्सपेरिमेंट करना। दोनों बच्चे लेबोरेटरी के अंदर बैठे हुए हैं, एक की ट्यूब की लेंथ तो है 70 डेसीमीटर और एक की लेंथ की ट्यूब है हमारे पास 100 डेसीमीटर। क्या दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू होगा, क्या वो बराबर होगा या डिफरेंट होगा बेटा? दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू सेम होगा या डिफरेंट होगा? एक की ट्यूब 70 मीटर, एक 70 डेसीमीटर, एक के हमारे पास 100 डेसीमीटर। क्या दोनों का सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? ये जो हमारे पास थीटा है वो क्या चीज है बेटा? थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। थीटा क्या चीज है यहाँ पर? एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सर ये जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है, तो दोनों ने सेम सॉल्यूशन लिया, सेम कॉन्सेंट्रेशन ली, बट एक की ट्यूब की लेंथ 70 डेसीमीटर, एक की मेरे पास 100 डेसीमीटर। तो वी ऑब्जर्व दैट कि मिस्टर ए का एक अलग वैल्यू आया थीटा का, मिस्टर बी का एक अलग वैल्यू आया थीटा का। दैट मींस हमें क्लियर हुआ कि एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। कि जो थीटा का वैल्यू मेरे पास है वो इस लेंथ पर डिपेंड करेगा कि ट्यूब कितनी छोटी ली है, ट्यूब मैंने कितनी लंबी ली है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट कितनी देर तक ट्यूब में ट्रेवल कर रही है। लाइट हमारे पास इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन में कितने टाइम तक ट्रेवल कर रही है उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ लंबी होगी तो ज्यादा ट्रेवल करेगी, छोटी होगी तो कम ट्रेवल करेगी। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास इस थीटा का वैल्यू चेंज होगा। कि सर मैंने ट्यूब फिक्स कर दी, दोनों की ट्यूब 100 सेंटीमीटर 100 डेसीमीटर की है, लेकिन मैंने दोनों को
अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन दिया। एक को दिया मैंने C1 कॉन्सेंट्रेशन, एक को दिया मैंने C2 कॉन्सेंट्रेशन। क्या अभी मेरे पास जो लाइट का जो रोटेशन होगा या थीटा जो होगा, क्या वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? अगर मैंने 100 डेसीमीटर की ट्यूब दी, लेंथ दोनों को बराबर दी और सी का वैल्यू दोनों को मैंने अलग अलग दिया, तो फिर मेरे पास थीटा का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो हमारे पास जो ये एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, मेरे पास अलग अलग होगा। यानी कि द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ polarimeter tube as well as concentration of the solution filled inside the polarimeter tube। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ट्यूब एंड दिस क्या चीज हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले थोड़ा सा और समझ लें इस चीज को। तो मैंने क्या बोला आपको, थीटा क्या चीज है बेटा, यहाँ पर थीटा क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास, ये सारी जो हमारे पास थीटा है, आपने बोला थीटा प्रोपोर्शनल टू द एल। एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, ठीक है। और थीटा क्या चीज हमारा, प्रोपोर्शनल टू द सी। सी क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड इन द पोलरिमीटर ट्यूब, ठीक है। सर अल्टीमेटली तो ऐसा हो गया, ये थीटा जो हमारे पास है इट इज प्रोपोर्शनल टू द सी इंटू एल। ऐसा मिलेगा बेटा मुझे, सी इंटू एल दिखाई दिया मुझे। सर प्रोपोर्शनल साइन तो दिख रहा है मुझे अभी भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसको नाम दिया मैंने ऐसे अल्फा सी एल। अल्फा जो मेरे पास है, ये जो अल्फा मेरे पास है, इसे कहते हैं बेटा हम लोग स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ये तो क्या है हमारा थीटा, तो बेटा थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ रोटेशन। ये हमारा थीटा, ये अल्फा क्या होगा, अल्फा ब्रैकेट में लिखा मैंने इस तरह से, क्या है ये, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये क्या चीज मेरे पास, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, दिस अल्फा इज इक्वल टू द थीटा अपॉन सी एल। तो आप समझें इस चीज को। बहुत छोटी सी बात बताऊंगा बेटा आपको मैं यहाँ पर, बड़े काम की चीज है ये क्या है बेटा हमारा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन ये कांस्टेंट टर्म लिखा मैंने, वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन और लिखा मैंने यहाँ पर अल्फा लिखा। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है मुझे कि सर ये जो हमारे पास थीटा है, थीटा क्या चीज है, एंगल ऑफ रोटेशन। इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। तो अगर मान लीजिए मैंने लेंथ को चेंज किया या मैंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, क्या चेंज होगा मेरे पास, थीटा चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, इफ यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन, इफ यू चेंज द लेंथ ऑफ ट्यूब, हमारा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा हमारा। ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जिस फैक्टर से मैं सी या एल चेंज करूंगा, उसी फैक्टर से मेरा थीटा भी बदल जाएगा। लेकिन ये जो हमारा अल्फा है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, वो चेंज नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी है हमको। बात यहाँ पर एक छोटी सी बात, तो और यहाँ पर एक और चीज लिख लीजिए। तो लेंथ हमारे पास है, किसमें ले लिए, लेंथ ऑलवेज इन डेसीमीटर, और सी किसमें लेना बेटा, हमेशा मुझे ग्राम पर एमएल के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन किसमें लेनी है बेटा, मुझे हमेशा ग्राम पर एमएल के अंदर लेनी है बेटा। आप थोड़ा सा और समझें कि सर आपने बोला कि जो लाइट हमारे पास है, इट मे बी रोटेट क्लॉकवाइज और इट मे बी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। मेरे पास जो पीपीएल है, जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इट मे बी रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दो अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी मेरे पास है। सर या तो एक तरफ करेगा या इस तरफ करेगा। सर हमारे, अगर मैं लेबोरेटरी के अंदर हूँ, मैं स्पेक्ट्रोस्कोप से देख रहा हूँ, तो मुझे दिख जाएगा कि मेरे पास वो रोटेट कैसा हो रहा है। लेकिन सर अगर मैं लेबोरेटरी में नहीं हूँ, मैं नोटबुक पे कंपाउंड लिख के बैठा हूँ, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि रोटेशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है मेरे पास। तो हमने क्या माना कि अगर कोई कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो या तो लाइट हमारा रोटेट होगा क्लॉकवाइज या होगा
एंटी क्लॉकवाइज हमें नहीं पता, अगर मैं नोटबुक पे देखूंगा तो नहीं पता मुझे, लेबोरेटरी में पता लगेगा मुझे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर रोटेशन हो रहा है तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कि सर हमारे पास अगर ये रोटेशन जो हमारा है, तो रोटेशन हमारा अगर है, ये अगर हमारा क्लॉकवाइज है, तो क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट क्लॉकवाइज इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रो। क्लॉकवाइज अगर है, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है, तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो स्मॉल डी कहते हैं बेटा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या बोलेंगे ऐसे बेटा हम लोग, लिवो। लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी कहलाएगा बेटा हमारे पास, LAEVO, LAEVO लिवो रोटेटरी। तो दो टर्म मेरे पास आई, एक डेक्स्ट्रो एक लिवो, स्मॉल डी स्मॉल एल। लिख लेते हैं इसको अलग से सेपरेटली हम लोग एक बार, तो लिख लेते हैं हम लोग अलग से इस चीज को, डेक्स्ट्रो और लिवो को काम की चीज हमारे पास है। तो दो पॉइंट मेरे पास लिखेंगे हम लोग, दो पॉइंट कौन कौन से, ये हमारा पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा हम लोग, ये मेरा दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या लिखने वाला हूं मैं, कि इफ प्लेन polarized light rotate clockwise, if plane polarized light rotate clockwise, the organic compound said to be dextrorotatory। क्या बोलेंगे हम लोग, dextrorotatory। सिंबल क्या होगा इसका, स्मॉल डी, स्मॉल डी, या क्या बोलेंगे हम लोग, और प्लस, we can represent by the plus sign also, ठीक है। if plane polarized light rotate in clockwise direction, the organic compound said to be dextrorotatory, small d होगा या प्लस बेटा। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। नाउ सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, कि इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इफ प्लेन polarized light rotate anti-clockwise, the organic compound is called levorotatory, and it is represented by the small l or with minus sign, with minus sign, plus और minus sign से, small d और small l, dextro and levo, ये मेरे पास आया। चलिए यहां तक बात मुझे समझ में आती है। तो ये तो बात की आपने लेबोरेटरी की बात की, कि लैब में अगर जाता हूं, लैब में अगर जाता हूं तो मैं लैब में इस तरह से मैं पता कर सकता हूं कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। जैसे हम लोग लैब में नहीं जाने वाले हैं, हम तो क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। एक कंपाउंड देख के बताना है मुझे तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, कुछ तरीका बताइए इसका हमारे पास। तो अब आते हैं हम लोग कि सर अगर मेरे पास, हमें पता करना है नोटबुक के अंदर कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसको पता करने का तरीका मेरे पास, हम समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैं एक टर्म और समझाऊंगा आपको पहले, वो है हमारे पास कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा इसको हम लोग। कायरल कार्बन एटम, ठीक है, और कुछ तो फेमिलियर हो आप टर्म्स के साथ में, ठीक है। कायरल कार्बन एटम क्या होता है हमारे पास, सर थोड़ा समझे हम लोग, विच कार्बन एटम सेड टू बी कायरल, या कायरल एटम किसे कहते हैं हम लोग। तो कायरल कार्बन क्या करता हूं मैं, कार्बन की बात करेंगे बेटा हम लोग, हम लौट रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो कार्बन जो हमारे पास है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। सर कार्बन की इस तरह से हमारे पास 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। कार्बन की हमारे पास 4 वैलेंसी होती है, यानी कि ये इसके क्या है, सराउंडिंग है। 4 एटम्स की क्या है हमारे पास, सराउंडिंग है। तो ये इसकी सराउंडिंग हमारे पास, ये हमारा ए, ये बी, ये डी और ये ई, ठीक है। अगर इस कार्बन की सराउंडिंग में, इस कार्बन की सराउंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो कार्बन इज सेड टू बी कायरल कार्बन एटम, ठीक है। इफ ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, if all the 4 valency of carbon atom bonded with, if all the 4 valency of carbon atom is bonded with
different atom or group of atom, different atom or group of atom, it is called chiral carbon atom, chiral carbon atom or asymmetric carbon atom, or asymmetric carbon atom. ठीक है बेटा, asymmetric carbon atom, सिंबल क्या है इसका? स्टार. वी रिप्रेजेंट बाय द स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको हम लोग. वी रिप्रेजेंट बाय द स्टार, रिप्रेजेंट बाय द स्टार. ठीक है बेटा. तो ये मेरे पास आया, थोड़ा समझा दूं आपको, कई बार कंफ्यूजन होता है इस टर्म से भी. मैंने क्या बोला? इफ ऑल द 4 वैलेंसी इज बॉन्डेड बाय द डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट इज कॉल्ड द chiral कार्बन एटम. ठीक है. अब थोड़ा समझा दूं मैं आपको कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से एक कंपाउंड लिखा मैंने आपको यहां पर, ये H, यहां पर इस तरह से बॉन्ड बना हुआ. ठीक है. अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए भाई, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, क्या ये कार्बन कायरल होगा या कायरल नहीं होगा? ये कार्बन हमारा कायरल होगा या कायरल नहीं होगा, ये बताना है आपको. होगा. देखिए थोड़ा समझे इसको. सर ये जो हमारे पास है, इस कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, उस 4 वैलेंसी के अंदर यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं बेटा आपके पास? आइडेंटिकल हो गए. दोनों अगर आइडेंटिकल हो गए तो कैसे कायरल हुआ? डिफरेंट कहाँ होंगे फिर? तो ये कार्बन हमारा कायरल नहीं है. ये कार्बन हमारा अभी कायरल नहीं है. तो दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि सब जगह पर क्या है बेटा? हर कार्बन पर मेरे पास ऐसे 2 हाइड्रोजन होंगे. सब पर ऐसे मेरे पास यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन होंगे बेटा. तो इसमें मेरे पास कोई कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि चारों वैलेंसी पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए. अगर मान लो मैंने इसी कंपाउंड को मैंने ऐसा लिखा बेटा, मैंने इसी कंपाउंड को ऐसा लिखा, यहाँ H और यहाँ लिख दिया मैंने CH3. अब बताइए बेटा, क्या ये अब कायरल है क्या? एक कार्बन अभी कायरल है? बिल्कुल अभी ये कायरल है. क्यों कायरल है? देखो बेटा यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारा कार्बन है, इस पर एक तो आ गया हाइड्रोजन, एक आ गया हमारा CH3, और ये मेरे पास जो है ये कार्बन कैसा? ये कार्बन हमारा sp3, ये भी हमारा sp3, दोनों sp3 मेरे पास, दोनों sp3 मेरे पास, दोनों अगर sp3 है, ये वाला कैसा बेटा मेरे पास? sp2, ये वाला कैसा हमारा? sp3. तो सर इधर जाने पे मेरे पास जो हमारा इसका सराउंडिंग है और ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स आर डिफरेंट. तो अगर सराउंडिंग डिफरेंट हमारे पास है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सराउंडिंग हमारे पास डिफरेंट है, तो हमारे पास 100% ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल हो गया. तो मेरे को ध्यान रखना है कि सराउंडिंग चेक करने मुझे, अगर पहला आइडेंटिकल है दूसरा चेक करेंगे, दूसरा आइडेंटिकल है तीसरा चेक करेंगे. अगर मान लो मैंने इसी कंपाउंड को ऐसा लिखा होता, अगर मैंने इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसा लिखता बेटा, यहाँ पर ये ड्यूटेरियम है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारा ये एक CH3 है. तो अब मैं पूछूं आपसे, बताइए भाई ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है, इनमें से कौन सा कार्बन कायरल है? इनमें से कौन सा कार्बन कायरल है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बेटा, क्या इनमें से कोई कार्बन कायरल है? नीचे वाला कार्बन कायरल है, ऊपर वाला कार्बन हमारा कायरल नहीं है. चेक करते हैं दोबारा से. मैंने पूछा इस कार्बन नंबर 2 से कि बताओ भाई आपके सराउंडिंग में कौन कौन रहता है? तो इसने कहा मेरी सराउंडिंग में एक तो हाइड्रोजन जी है, एक मिथाइल जी है, और तीसरा मेरा नेबर है वो हमारा एक CH2 है जो sp3 है, ये भी हमारा sp3 है, ये भी हमारा sp3 है, ये भी sp3 है, और ये तो दोनों में दिया हो गया, आइडेंटिकल हो गया. तो भाई हमारे पास हमने क्या देखा कि सर जो हमारे पास इस कार्बन की 3rd और 4th नेबर है वो कैसी है? आइडेंटिकल है. इस कार्बन 2 की जो 1 नेबर नंबर 1, नेबर नंबर 2, नेबर नंबर 3, नेबर नंबर 4, तो 3rd और 4th नेबर हमारे पास आइडेंटिकल है, तो ये C2 कार्बन मेरा कायरल नहीं होगा. सिमिलरली मैंने पूछा C1 से
कि बताइए आपके पास कौन आपके नेबर में, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ड्यूटीरियम है, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो नेबर होगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल। तो इस कंपाउंड में मेरे पास कोई कार्बन कायरल नहीं है, नो कायरल कार्बन एटम, नो कायरल कार्बन एटम। सर एक बार ये वापस बता दो। बिल्कुल, दोबारा देखो बेटा एक बार और समझो इसको। मैंने क्या बोला आपको कि कार्बन के चारों वैलेंसी सराउंडिंग जो कार्बन की वो डिफरेंट होनी चाहिए बेटा। तो इस C2 कार्बन की जो सराउंडिंग है सर, पहली सराउंडिंग H, दूसरी मेथाइल, ये तो अलग अलग है, लेकिन थर्ड सराउंडिंग इधर ये CH2 है बेटा, इधर भी CH2 है, इधर CH2 है, यहां भी CH2 है, और ये तो आइडेंटिकल, ये वाला कार्बन दोनों के लिए आइडेंटिकल है ना बेटा। तो ये वाले सराउंडिंग में आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, तो कहां हुआ कायरल कार्बन एटम। ओके सर, समझ गया। यस। यस सर। तो ये हमारे पास इस कार्बन में, इस कंपाउंड में कोई कार्बन कायरल नहीं है। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लूंगा एक दो कायरल के लिए, अभी कायरल में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हम लोगों को, बिल्कुल क्लियरिटी आनी चाहिए बेटा कायरल के लिए मेरे पास। मैंने अगर मान लीजिए आपको ऐसा कंपाउंड लिखा, शायद आप पहचान पाए इस कंपाउंड को, मैं जानबूझ के आपको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस कार्बन, इसको मैं ये लिखा मैंने ऐसे। अब बताइए बेटा, यहां पर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। क्या ये कंपाउंड हमारे पास, इसमें कोई कार्बन कायरल है क्या? क्या ये वाला कार्बन और ये कार्बन क्या कायरल है क्या हमारे पास? ये जो मैंने आपके सामने बनाया, ये कैसा स्ट्रक्चर है आपके सामने बनाऊं, दोबारा देखो, ध्यान से देखना बेटा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने वो कैसा है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने। ये एक कैसा कंपाउंड है हमारा, कैसा कंपाउंड है बेटा, ये बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड हमारे पास है। ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड हमारे पास है। तो बताइए बेटा, क्या ये काला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन जो मैंने लिखा है यहाँ पर बेटा, क्या ये कार्बन हमारे पास, कौन सा कार्बन बोलते हैं हम लोग, ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्या है ब्रिज हेड कार्बन एटम हमारे पास, यहाँ भी हाइड्रोजन है। क्या ये कार्बन कायरल होगा क्या? क्या ये कार्बन कायरल होगा? नो सर, नहीं है। ये कार्बन हमारे पास, दोनों कार्बन कायरल नहीं है, तो इसमें हमारा कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, चलिए मैं 5 मॉलिक्यूल आपके सामने लिख रहा हूं, आपको पता करना है नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। पहला आपके पास इस तरह से मैंने एक कंपाउंड बनाया, एक कंपाउंड बनाया बेटा मैंने इस तरह से, आपको CH3, CH3 या ड्यूटीरियम, यहाँ पर CH3, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड मैंने बनाया आपको इस तरह से, ये कंपाउंड मैंने फिर बनाया आपको इस तरह से, ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड है बेटा। यहाँ पर मेरे पास ब्रोमीन, यहाँ पर H, ये CH3, ये CH3। ये बताना आपको ये इसमें कितने कार्बन कायरल है। तीसरा मैंने बनाया आपको ऐसा, इस कंपाउंड में कितने कार्बन कायरल है बेटा आपके पास, ठीक है। फोर्थ बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, क्या करके यहाँ पर, चलिए फोर्थ बना रहा हूँ बेटा मैं आपके सामने। फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ कंपाउंड कैसा होगा। फोर्थ मैंने बनाया आपको इस तरह से, जैसा ये मेरे पास फोर्थ कंपाउंड। आपको बताना है नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, कितने कायरल कार्बन एटम होंगे आपके पास, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम बताना बेटा।
सर हाँ बेटा बोलो। 2253। ओके बेटा शाबाश। ओके बेटा सौरभ शाबाश। ओके बेटा देखो, चलिए चेक करते हैं, चेक करें बेटा। चलिए यहाँ पर चेक करें बेटा, पहला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। पहले में मेरे पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन है सर, इस पर एक हाइड्रोजन होगा, इस पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। और इधर हमारा ये कार्बन कैसा है, तो ये कार्बन पर एक डी और एक एच है, इस पर दोनों हमारे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारे पास, कायरल हो गया। और ये कार्बन भी कैसा हो गया हमारे पास, कायरल हो गया। ठीक है, तो इस कंपाउंड में, इसमें कितने कार्बन कायरल है, 2 कार्बन कायरल हैं, 2 कार्बन हमारे कायरल है इसमें। ठीक है, इसमें आते हैं बेटा हम लोग, इसमें भी दोनों कार्बन कायरल होंगे। यस सर। ये दोनों कार्बन कायरल होंगे। इसमें चेक करते हैं बेटा, इस वाले में क्या ये वाला कार्बन आपका कायरल है, ये दिख रहा है मुझे कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये CH3 है बेटा, ये CH3 आपके पास, ये CH3। आपको बताना है क्या ये वाला कार्बन कायरल है क्या बेटा, क्या ये वाला कार्बन कायरल है, बोलो। यस कायरल है, यस चारों सर। डिफरेंट डिफरेंट है। ये वाला कार्बन कायरल है, बोलो। यस यस, सर। ये वाला कार्बन कायरल है, यस। ये वाला यस सर। कार्बन, यस सर। कितने होंगे बेटा इसमें हमारे पास, देयर आर 5। 5 कायरल कार्बन आइटम। इस वाले में मेरे पास 5 कायरल है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा किसी को बेटा, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इज अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर कार्बन कायरल यदि पहचान पाएंगे हम लोग तो कुछ नहीं हो पाएगा हम लोगों से। देयर आर 5 कायरल कार्बन आइटम इन दिस मॉलिक्यूल। फोर्थ वाले में चेक करो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या ये वाला कार्बन आपका कायरल है, यस कायरल। क्या ये वाला कार्बन कायरल है, यस कायरल है। अच्छा देख लो बेटा, कायरल है या नहीं है ये वाला कार्बन, पहचान लो अच्छे से। सर नहीं नहीं है है, सर। ये वाला कार्बन आपका कायरल नहीं है बेटा, क्योंकि इधर भी CH2, इधर भी CH2, ये CH2 CH2 ये आइडेंटिकल है। तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, और ये वाला कार्बन भी आपका कायरल नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में केवल हमारे पास एक कार्बन कायरल है बेटा, ओनली एक कार्बन हमारा कायरल है। ये वाला कार्बन हमारा कायरल है बेटा, जो मैंने यहां से बनाया है इसको, ये वाला, ये कार्बन हमारा केवल कायरल है बेटा, और कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। ये मेरा पहला काम है, कायरल कार्बन पहचानना कि मेरे पास कितने कायरल कार्बन आइटम हैं। कि सर कायरल कार्बन से हमारा काम चल जाएगा, कायरल से हमारा काम नहीं चलेगा, बट ये एक एलिमेंट्री स्टेज हमारे पास है ये पता करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कंपाउंड में कार्बन कायरल है तो मेरे पास देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो हमारे पास वहां पर प्रोबेबिलिटी होगी, हो सकती है, लेकिन हम चेक करेंगे बाद में, कम होती है हमारे पास। ठीक है, अगली बात करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम तो हो गया, कायरल कार्बन निकालना सीख लिया मैंने कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन कायरल है ये पता करना मैंने सीख लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, नेक्स्ट चीज पर आता हूँ। सर कायरल कार्बन तो समझा दिया आपने हमको, अब हमें बताइए आगे कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, वो कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव किस कंडीशन में होगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अगर हमारे पास कंपाउंड में कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ठीक है, एक होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कितने भी कायरल कार्बन लगते हैं हमारे पास। तो व्हाट इज द प्राइम कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमारे पास हम बात करते हैं यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल की बेटा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द कायरल मॉलिक्यूल, पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर कि मेरे पास 2 टर्म हमारे पास है। टर्म 1 हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री।
बात करेंगे दो टर्म की बेटा और इसके अंदर कि व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होती है। वैसे एक और टर्म होती है हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मैं उसकी बात यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं करूंगा, ठीक है। हम बात करेंगे दो चीजों की हमारे पास, क्योंकि 99.9% केसेस 99.99% केस में मेरे पास क्वेश्चन इन दो टर्म से हो जाता है। तीसरी टर्म मेरे पास बहुत रेयर केस में काम आती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री मेरे पास, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पहले इन दो टर्म की जो हमारे पास ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी हमारे पास, पहले हम बात करते हैं बेटा दिस वन, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं पहले। व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो मेरे पास क्या होती है बेटा, पीओएस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन शॉर्ट पीओएस, इसे कहते हैं हम लोग पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाम से समझ में आ रहा है कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि मैं किसी मॉलिक्यूल को मुझे क्या करना है, कट करना है, किसी मॉलिक्यूल को मुझे कट करना है, तो इसे कहां से कट करें, आपकी इच्छा हो जैसे वर्टिकली कट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, एज यू विश, जैसे जमे वैसे काट दीजिए उसको। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule in two equal part, which bisect the molecule in two equal part, अभी नोट नहीं करना, सुन लो पहले बात को, which bisect the molecule in two equal part which are mirror image of each other, कि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल को अगर मैं कट करता हूं तो कट करने के बाद वो मॉलिक्यूल हमारे पास दो हिस्सों में बढ़ जाए और दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जैसे मेरे पास, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, कि अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से, ये हाथ मेरे इस तरह से, हाथ जोड़ के खड़ा हूं मैं आपके सामने, मैंने यहाँ से कट करना स्टार्ट किया, कहाँ से, बीच में से, यहाँ से कट करना स्टार्ट किया। जब मैंने कट करना स्टार्ट किया तो कटने के बाद ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हमारे पास है, ठीक है। ऐसे मेरे पास हमें देखना है कि अगर मैं मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन में, एनी प्लेन, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, एनी प्लेन, मैं किसी प्लेन से काटूं, कटने के बाद जो दो पार्ट हमारे पास आए, अगर दोनों पार्ट हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेज है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब लिखिएगा डेफिनेशन बेटा, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, it is an imaginary plane which bisect the molecule in two equal part, which bisect the molecule in two equal part, which bisect the molecule in two equal part is called plane of symmetry, which bisect the molecule in two equal part is called plane of symmetry। अब थोड़ा समझे हम लोग, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना बेटा हमको आना चाहिए सबको, ये देखेगी तभी हमको क्वेश्चन हो पाएगा। चलो थोड़ा देखना सीखते हैं, कैसे देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को। प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए क्या मानना है आपको कि सर हमारे पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे अज्यूम टू बी अ स्फीयर, एटम एंड मॉलिक्यूल अज्यूम टू बी अ स्फीयर। जैसे हाइड्रोजन एटम है, या क्लोरीन एटम है, ब्रोमीन एटम है, ड्यूटीरियम एटम है, तो अज्यूम टू बी अ स्मॉल बॉल। स्मॉल बॉल की साइज देख लीजिए अपने आप, और कोई ग्रुप ऑफ एटम है तो उसको बड़ा बॉल मान लीजिए। तो टीटी की बॉल, लॉन टेनिस की बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह से बॉल अज्यूम कर लेंगे हम लोग कि मेरे पास अगर मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारा इथीन, तो इस इथीन में हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, बताइए सर। दिख रहा है साफ साफ। हम चाहे तो इसको ऐसे कट करें, हम चाहे तो इसको ऐसे कट करें, हम चाहे तो इसको ऐसे कट करें, हमारे पास क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ठीक है। मैं भी नंबर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली अभी एक दिख जाए, एक दिख जाए बहुत बड़ी बात है पहले, ठीक है। हम बाद में करेंगे बात नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की, वो सा क्वेश्चन आता भी नहीं मेरे पास कि नंबर ऑफ की किसी मॉलिक्यूल में कितनी नंबर ऑफ सिमेट्रीज हमारे पास है, ठीक है ना। तो मेरे पास कोई एक दिख जाए मुझे, हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मान लीजिए मैंने इसके अंदर मैंने ये लिखा आपके सामने H D H CH3, ये लिखा मॉलिक्यूल मीथेन,
ये मेरा, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें सिमेट्री होगी या नहीं होगी बेटा। ठीक है, मुझे 4 पेन चाहिए, पेन देना बेटा, और दे दो, 2 आप दे दो बेटा। मेरे को 4 पेन चाहिए, बस मेरा काम हो गया। ये देखो बेटा, यहाँ पर मेरे पास ये हमारा ऐसा टेट्राहेड्रल है। चलिए, ये टेट्राहेड्रल मेरे हाथ में मैंने बना दिया इस तरह से। ये टेट्राहेड्रल मैंने आपके सामने इस तरह से बना दिया बेटा। ये फॉर्म द टेट्राहेड्रल बेटा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आपके पास ये आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। यहां से देखो, ऊपर से देखो, ऐसे भी देखो बेटा, इट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल साइड्स। ये मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आपने मान लिया कि यहाँ ऊपर क्या है, H है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ मान लिया आपने, जो आपकी इच्छा मान लो, यहाँ H मान लिया, यहाँ ड्यूटीरियम मान लिया, और यहाँ क्या मान लिया आपने, ठीक है, CH3। ड्यूटीरियम यहाँ पर है और CH3 यहाँ पर है। तो ध्यान से देखना बेटा, सर अगर मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं, ऐसे यहां से, ये तो ये H ऊपर H नीचे, और ये कट कर रहा हूं ऐसे, ये पेन कट रहा है आधा, ये मिथाइल आधा कट जाएगा, ये ड्यूटीरियम भी आधा कट जाएगा। आ गया ना बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री? ड्यूटीरियम आधा ऊपर आधा नीचे, मिथाइल आधा ऊपर आधा नीचे, और ये H है ही सही यहाँ पर। ठीक है कि सर मैं तो H को यहाँ नहीं मानूंगा, मैं तो H को यहाँ मानूंगा। यहाँ मान लो भाई, H यहाँ पर है और H यहाँ पर है, यहाँ मिथाइल है, ऐसे काट दूंगा। ठीक है, एक H ऊपर एक नीचे। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास POS प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी हमारा POS प्रेजेंट है। यस बेटा, क्लियर है सबको? प्लीज रेज योर हैंड बेटा, एवरीवन। क्लियर है बेटा पॉइंट? इसमें हमारे पास POS प्रेजेंट है, तो इसमें POS प्रेजेंट। अब मान लीजिए मैंने आपको ऐसा लिखा कि ये कार्बन है और ये H, ये ड्यूटेरियम, ये CH3, और यहाँ पर मेरा क्लोरीन है। सर अभी भी टेट्राहेड्रल है क्या? इसमें अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? अब इसमें मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H है, इधर क्लोरीन है। तो H क्लोरीन अलग अलग हो गया बेटा। तो अगर मेरे पास चारों एटम आपके पास अलग अलग होंगे, अगर कोई कार्बन आपका sp3 है और उस पर अगर चारों एटम्स डिफरेंट है, चारों मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो उसमें POS प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। इसमें हमारा POS क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर बात यहाँ तक? हमारे पास सर ये तो बात किया आपने एल्केन और एल्कीन के अंदर, कोई दूसरे मॉलिक्यूल हम कैसे चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को? थोड़ा समझते हैं इसको और देखते हैं इसको बेटा। तो मेरे पास यहाँ पर और समझते हैं इसको बेटा हम लोग। अब देखिए मैं कुछ और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बेटा आपको समझाने के लिए कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बेटा। चेक करते हैं बेटा हम लोग, POS को चेक करते हैं बेटा। ध्यान से देखें बेटा, हमारे पास कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है बेटा इस तरह से, और मैंने बनाया इसको इस तरह से। इस तरह से थोड़ा समझा दूं मैं आपको पहले इसके बारे में। ये हमारा क्या मीनिंग है इसका? ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल बना रहा हूं इस तरह से मैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेज, और ऐसा लिखूंगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डैश। वेज और डैश का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेज का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी कि आप बैठे हो सामने, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है ऐसे, आउट ऑफ द प्लेन, अबोव द प्लेन। तो क्या बोलते हैं हम लोग वेज को बेटा? आउट ऑफ द प्लेन, अबोव द प्लेन, या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। डैश का मतलब क्या होता है हमारे पास सर? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो आप सामने बैठे हो ये बोर्ड में घुस जा रहा है अंदर, बिलो द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास अबोव द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये बिलो द प्लेन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो वेज और डैश। अभी मेरे पास दोनों मैंने क्या लिखे? वेज बनाए बेटा, और ये कुछ लिखा नहीं, मतलब क्या है? मिथाइल है। ये क्या है? ये मिथाइल है। लिखूंगा नहीं बेटा मैं कभी,
लिखा हुआ नहीं आएगा आपके पास, बाय डिफॉल्ट क्या मानना होगा आपको, ये मिथाइल है। दूसरा क्या होगा यहाँ पर सर, यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन, तो कहां पर होगा बेटा हाइड्रोजन आपका, सर हाइड्रोजन कहां पर होगा बेटा, हाइड्रोजन हमारा बिलो द प्लेन होगा। तो दो मॉलिक्यूल है, अब बताइए बेटा क्या इसमें हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सर इसमें तो दिख रही है मेरे को कि मैं इसको यहां से कट करूंगा ऐसे, तो मेरे पास पीओएस आ गया, दोनों क्या होगा, मिरर इमेज होगा एक दूसरे की। तो व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, it is an imaginary plane which bisect the molecule in two equal parts which are mirror image of each other। तो मेरे पास इसमें पीओएस प्रेजेंट है, इसमें मेरे पास पीओएस प्रेजेंट है। अगर मैंने इसी कंपाउंड को अगर बेटा ऐसा लिखा होता, अगर मैंने इसी कंपाउंड को ऐसा लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर अभी, ये हाइड्रोजन मेरे पास अभी अबव द प्लेन है और यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास बिलो द प्लेन है। अब बताइए बेटा क्या इससे पीओएस होगा, क्या इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी हमारे पास, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, एक मिथाइल अबव द प्लेन, एक मिथाइल मेरे पास बिलो द प्लेन, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्या विजुअलाइज कर लिया आराम से अच्छे से आप, होगी या नहीं होगी, सर होगी। हाँ होगी, जस्ट विजुअलाइज कर लो आराम से बेटा, टेक योर टाइम, अपना 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड लेकर के थोड़ा सा सोच लीजिए हवा में बना करके, मेरे पास इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। ये मेरे पास आपके सामने ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अब मैंने इसको रख दिया ऐसे बेटा, ठीक है, तो आपके सामने ये चार कार्बन का, ठीक है, इसमें मेरे पास मैंने क्या बोला कि एक मिथाइल हमारे पास ऐसे अबव द प्लेन दिख रहा है बेटा, या ऊपर कर दूं इसको, ये मेरे पास ऐसे आउट ऑफ द प्लेन, या ऐसे कर दें, और एक कहां पर है पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ, इधर पीछे की तरफ होगा बेटा इस तरह से। तो क्या कोई प्लेन पॉसिबल है जो दोनों को काटे, काट तो सकता है, लेकिन क्या वो मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज नहीं होंगे, कोई प्लेन ऐसा नहीं है जो हमारे पास इसको मिरर इमेज बना दे, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास इस कंपाउंड में हमारा पीओएस प्रेजेंट नहीं है, पीओएस प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, पीओएस हमारा एब्सेंट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी चार कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर ही मैं यहां पर आ रहा हूं बेटा, समझना बात को और समझते हैं इसको। सर ये मेरे पास चार कार्बन है, यहां पर मेरा इधर ये मिथाइल है, ठीक है, मैं बनाऊंगा नहीं, चलो बना हुआ नहीं आएगा, ये बनाते भी नहीं है, और इधर भी हमारे पास ये मिथाइल है, एक 1 पर एक 3 पर है, 1 3 पोजीशन पर हमारे पास है बेटा, 1 और 3 पोजीशन पर हमारे पास है। तो आप बताइए मुझे क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सर Yes, इसमें sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कैसे दिख रही है, कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है मुझे, diagonal. सर ये दिखाई दे रही है, एक तो ऐसे ये दिखाई दे रही है, क्या इसके अलावा भी कोई दिख रही है आप लोगों को कि सर हमें ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये बॉल, ये हमारी एक बॉल है, ऐसे अज्यूम तो भी बॉल, ये कट करेंगे हम लोग, तो ये आधी आधी बॉल कट जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास है, बिल्कुल पीओएस प्रेजेंट है हमारे पास, पीओएस हमारे पास प्रेजेंट है बेटा, पीओएस हमारे पास प्रेजेंट है कि सर अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से लिया मैंने, एक और ले रहा हूं आपके सामने, पीओएस यहां पर हमारा प्रेजेंट है, अगर सर ऐसा है, ये हमारा मिथाइल अबव द प्लेन है और ये मिथाइल मेरे पास यहाँ पर ये बिलो द प्लेन है, तो क्या अभी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी इसमें sir. ये हमारा ये फर्स्ट पीओएस था, ये सेकंड पीओएस था, यस बेटा, यस और नो, No, sir. देखो बेटा ध्यान से देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा, देखिए कैसे होगी समझा रहा हूं आपको बेटा, कैसे होगी ध्यान से देखना बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, अभी कहां पर है सर, एक तो इस कोने पर है
इस कोने पर और एक हमारे पास इस कोने पर है, ठीक है ना। दो हमारे पास है सर, एक तो हमारे पास ऐसे आउट ऑफ द प्लेन है, एक हमारे पास बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो सर कैसे आएगी, और ध्यान से देखना बेटा, मैं कट कर रहा हूँ कैसे, ऐसे यहां से कट कर रहा हूँ इसको ऐसे, ये जो पेन है, ये वाला जो पेन है, ये कट हो रहा है ऐसे, ये कट होगा बेटा आधा आधा, ये कट करके आगे जाएंगे तो ये भी कट होगा आगे, तो ऐसे कट कर रहा हूँ इसको मैं, यहाँ से ये कट कर रहा हूँ ऐसे, ये कट कर रहा हूँ ऐसे, दिख रहा है बेटा, कटेगा पूरा का पूरा। यस बोला, क्लियर है बात, हेलो बेटा बोलो। Yes, sir. ये कटेगा ना ऐसे, ये कटेगा ऐसे, Yes, sir. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा, पीओएस, यस ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने क्या किया, बेटा, मैंने ये क्या किया इसके अंदर, मैंने इस तरह से बनाया बेटा, ये लिया मैंने इस तरह से। अगर आपने इस तरह से लिया, फिर यहां पर मेरे पास ये मिथाइल है और यहां पर मेरे पास ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा, पीओएस होगा, बिल्कुल होगा। सेम वापस से सेम वही चीज सर, ऊपर हमारा इधर मिथाइल है, कट करेंगे, ये नीचे क्लोरीन भी आधा कट जाएगा, जैसे किया था ना बेटा ऐसे मैंने, सेम टू सेम, समझ रहे हो बात को मेरी, Yes, क्लियर है sir. बात। तो हमारे पास यहाँ पर भी हमारा पीओएस प्रेजेंट है, कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान से देख लो, मैं दिखा भी सकता हूँ उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा मिथाइल है और ये हमारा क्लोरीन है, ये कट करना शुरू किया मैंने, ये कट हो गया ऐसे, ठीक है बेटा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई मेरे पास। सर अगर मान लीजिए ये हमारा जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो हमारा है वो हमारे पास, सर ये मिथाइल तो मेरे पास अबोव द प्लेन है, मिथाइल तो हमारा अबोव द प्लेन है, और जो क्लोरीन है हमारा वो बिलो द प्लेन है, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट होगा, तो इसमें भी आपका पीओएस प्रेजेंट होगा। वो कौन सा वाला होगा, यही वाला जो दिखाया मैंने आपको अभी, सर क्लोरीन जो हमारे पास, ये क्लोरीन है और ये हमारा मिथाइल है, दिस वन, ये हमारा पीओएस प्रेजेंट होगा बेटा, दिस पीओएस इज प्रेजेंट, ये हमारा पीओएस प्रेजेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट है, इनमें सब में प्रेजेंट है। मैं अगर पूछूं आपके पास आपसे कि बताओ भाई कि इस वाले मॉलिक्यूल में कोई कार्बन कायरल है क्या, इसमें कोई कार्बन कायरल है क्या, पहले वाले मॉलिक्यूल में कोई कार्बन कायरल है क्या इसमें बेटा, No, नहीं sir. है। इस सेकंड वाले में कार्बन कायरल है कोई, No, sir. नहीं है। थर्ड वाले में कोई कार्बन कायरल है, No, sir. लास्ट वाले में भी नहीं है। इनमें से किसी में भी कार्बन है ही नहीं मेरे पास अभी, इसमें किसी में भी कार्बन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है बेटा, ठीक है, क्लियर है बात, यस यहाँ क्लियर है बात, यस एवरीवन। अगर मान लीजिए मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्या किया, इसी में क्या किया बेटा, कि अगर मैंने इसी में ये बना दिया बेटा इस तरह से कि सर हमारे पास ये जो कंपाउंड हमारे पास है, इसमें मैंने यहां पर कर दिया ये मिथाइल, और यहां कर दिया मैंने ये ड्यूटेरियम, और यहां कर दिया मैंने क्लोरीन, और यहां कर दिया मैंने ये H। क्या अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी हमारे पास, पीओएस होगा क्या बेटा इसके अंदर, पीओएस प्रेजेंट होगा क्या बेटा इसमें हमारे पास, ये आपको चेक करना है पहले तो, क्या इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, बोलिए, नहीं होगी, ये आइडेंटिकल है मेरे पास, जो ये कार्बन था
इस कार्बन में एक मिथाइल था, एक हमारा ड्यूटेरियम था, और अगर ये हमारे पास इस तरह से दो आइडेंटिकल है तो इसमें पीओएस आया था कि नहीं आया था? आया था। तो क्या ये कार्बन जो आपने देखा, क्या ऐसा कार्बन नहीं है? क्या ये कार्बन किस तरह का नहीं है? इस पर एक मिथाइल है, एक ड्यूटेरियम है, और ये बाकी पार्ट दोनों आइडेंटिकली तो है। ये पूरा पार्ट, ये पार्ट हमारे पास आइडेंटिकली तो है बेटा। यस और नो? यस और नो? क्लियर है बात? और इस Yes, कार्बन sir. के लिए भी, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए भी क्या बोलूंगा सर? एक तो H, एक क्लोरीन, और ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिकल है। प्रेजेंट होगा, पीओएस आपका प्रेजेंट होगा। क्लियर यहां तक बात? कैसे एवरीवन? तो ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस इसमें प्रेजेंट है, पीओएस हमारा इसमें प्रेजेंट है। आप बताइए, मैं बस पूछूं, क्या इसमें कोई कार्बन कायरल है? इसमें कार्बन कायरल है? कार्बन तो कायरल है या नहीं? No, sir. नहीं है। अभी भी हमारे पास कार्बन कायरल नहीं है, कोई कार्बन इसमें कायरल नहीं है हमारे पास। क्लियर बात? देयर इज नो कायरल कार्बन एटम। डन? क्लियर है बेटा बात? अब मान लीजिए मैंने क्या किया, सर एक बार इस इसमें ड्रॉ कर दो, वो कहाँ से जा रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। वही बेटा हमारे पास जैसे इसमें जा रहा था ना, मैंने बताया था ना अभी, ये कट कर रहा था ऐसे, यस ये सर, दोनों कटेंगे आधे, मैंने बताया था ना स्पेस के अंदर, बताया था काट के मैंने। यस ये सर, यस मिथाइल सर। आधा कट रहा था, ये आधा कट रहा था, ये बीच में आ रहा था इस तरह से कट के, एच एच। ओके सर, समझ गया समझ। याद आ रहा है बेटा? वैसे सेम हाँ टू जी सेम। सर। अभी और देखो बेटा, और समझे, मेरे पास अगर मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया फिर दोबारा से, ठीक है, थोड़ा सा फिर बनाया दोबारा से मैंने, और मैंने यहां बनाया ऐसे एक ब्रोमीन, 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 और ये हमारे पास हाइड्रोजन, यहां बनाया मैंने हाइड्रोजन, और यह बनाया मैंने यहां पर क्लोरीन, और यहां पर मैंने बना दिया एक CH3 इस तरह से। अब बताइए बेटा, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें पीओएस है हमारे पास? सर अब इसमें पीओएस मेरे पास नहीं है। अब बताइए मुझे, क्या इसमें कोई कार्बन कायरल है क्या? यस सर। कितने कार्बन कायरल है इसके अंदर? सर दो। दो कार्बन कायरल दिख रहे हैं। क्या दो ही दिख रहे हैं? दो से ज्यादा नहीं दिख रहे किसी को? दो से ज्यादा है। कितने? तीन, चार, तीन है तो सर। चेक। तीन दिख रहे हैं, चलिए चौथा कौन सा दिख रहा है भाई? ये कार्बन देखो ध्यान से, ये कार्बन, ये कायरल है, ये कार्बन कायरल है, और ये वाला कार्बन भी कायरल है। तीन कार्बन इसमें हमारे पास कायरल है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास तीन कार्बन कायरल है, और पीओएस हमारा इसमें एब्सेंट है, इसमें हमारा पीओएस प्रेजेंट था। तो हमें कैसे चेक करना है बेटा पीओएस को? बेटा दिस इज द वे टू विजुअलाइज द पीओएस। हमें पीओएस देखना आना चाहिए बेटा मॉलिक्यूल के अंदर। अभी देख पाएंगे आप लोग? मैं दो क्वेश्चन आपको, चलिए चलिए, फाइंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको इतना बताना है भाई, किस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है और किस मॉलिक्यूल में पीओएस एब्सेंट है बेटा। इन विच मॉलिक्यूल पीओएस इज प्रेजेंट और इन विच मॉलिक्यूल पीओएस इज एब्सेंट हमारे पास। किसमें पीओएस प्रेजेंट है, किसमें पीओएस हमारे पास एब्सेंट है बेटा। ठीक है, तो ये मेरा पहला पार्ट क्वेश्चन इसके अंदर, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन गिवन मॉलिक्यूल। ये आपके पास थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये मेरे पास इस तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स, बताइए बेटा, इन विच मॉलिक्यूल पीओएस इज प्रेजेंट? आपके पास किसमें पीओएस प्रेजेंट है बेटा? विच मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री? विच मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा? देयर आर 6 मॉलिक्यूल्स, 6 गिवन है, आपको यहाँ पर बताना है किसमें पीओएस प्रेजेंट है बेटा। किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये निकालना है हमको। ओके बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ओके गुड, वेरी गुड बेटा सौरभ। ओके डन, चेक करें बेटा। बस रेज योर हैंड बेटा, सबने कर लिया हो तो। मैं आंसर दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, देखो तो पहले वाले में चेक करते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर इस सीएसटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपके इच्छा हो तो ऐसे ले सकते हो, दोनों अबो द प्लेन, दोनों बिलो द प्लेन। अभी जैसा दिया हो इसका अकॉर्डिंग बात करता हूँ। क्या इसमें पीओएस होगा? कैसे होगा? ये हमारा पीओएस है बेटा, यस पीओएस प्रेजेंट है। इसमें बताइए बेटा पीओएस होगा? पीओएस होगा या नहीं होगा? इस सेकंड में चेक करो पहले, सेकंड में होगा या नहीं होगा? होगा बेटा, वही हमारे पास। अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम करेंगे तो हमारे पास जैसा 4 कार्बन था वैसे 6 कार्बन में होगा, पीओएस हमारा प्रेजेंट होगा। जैसा 4 मेंबर में था वैसे 6 मेंबर में होगा। थर्ड वाले में बताइए बेटा पीओएस होगा कि नहीं होगा? एनी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल पार्ट, कोई भी प्लेन ले सकते हो बेटा जो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे इसको। अ प्लेन विच बाइसेक्ट द, क्या ये प्लेनर है मॉलिक्यूल? क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है हमारे पास? क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है? नहीं है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर ही होगा बेटा। क्लोरीन का ये एंगल कितना होगा? 120 का एंगल होगा बेटा, सब एंगल 120 होंगे हमारे पास, ऐसा ना बेटा? ऑल एंगल सर 120, sp2 हाइब्रिडाइज है हमारे पास। तो सर ये हमारे पास अगर प्लेनर है तो कोई अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो मैं उसको ऐसे कट कर दूंगा बेटा, सारे कट जाएंगे एग्जैक्टली बराबर बराबर, यस और नो? अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट कर दूंगा कैसे प्लेनर मॉलिक्यूल को तो कटेगा नहीं कटेगा? क्लोरीन आधा ऊपर आधा नीचे, सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, यस और नो? सर अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर हमारे पास है तो उसको मैं हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली हाफ कट जाएगा हमारे पास। तो अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो चाहे कुछ भी लगा दो, सब जगह कहीं पे भी लगा दो आप, क्या होगा? यहाँ लगा दो क्लोरीन, यहाँ कहीं भी लगा दो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी आएगी हमारे पास। मेरे बात, अगर किसी प्लेनर मॉलिक्यूल में मैं कट करता हूँ हॉरिजॉन्टली तो हमेशा क्या होगा मेरे पास? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने वाली है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई मॉलिक्यूल अगर पूरा प्लेनर है, इसमें कोई अबव द प्लेन बिलो द प्लेन एटम ही नहीं है, सारे एटम एक ही प्लेन के अंदर है, तो 100% इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है? क्लियर है बात? तो इसमें हमारे पास पीओएस प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल हमारे पास है। सर फोर्थ वाले में हमारे पास पीओएस होगा कि नहीं होगा? सर ये भी हमारा कैसा है?
प्लेनर है, सारे तो- कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या होगा, इसमें भी हमारा पीओएस होगा। यस और नो, इसमें भी हमारा पीओएस होगा। इसमें 6 वाले में पीओएस होगा या नहीं होगा? नहीं 6 होगा वाले सर। नहीं होगा, इसमें पीओएस हमारा, क्योंकि यहाँ H या Cl है, एक तरफ H एक तरफ हमारा Cl है, तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हमारे पास नहीं आएगा बेटा। क्लियर है बात? इसमें हमारा पीओएस हमारा एब्सेंट है, पीओएस हमारा एब्सेंट है। ठीक है, तो आपके पास ये एक आइडिया दिया मैंने आपको पहचानने का, पीओएस कैसे निकाला जाएगा। अगर बेंजीन हमारे पास है, एक बेंजीन, कोई 2 बेंजीन दे रखी है एक साथ, लिनियर मॉलिक्यूल अगर है तो हमेशा कैसा होगा वो, लिनियर सिमेट्री उसमें हमारे पास होगी। तो पीओएस देखना हमको आना चाहिए बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में पीओएस है या नहीं है। बोलो बेटा, किसमें? थर्ड वाले में मैंने क्या बोला, कट कैसे किया। मान लो मेरे पास कोई प्लेनर मॉलिक्यूल ले लो आप, ठीक, एनी प्लेनर मॉलिक्यूल, अगर सारे एटम एक ही प्लेन में मेरे पास, इस प्लेन के अंदर सारे एटम है, तो मैं कट करूंगा ऐसे, तो आधा नीचे आधा ऊपर हो जाएगा ना बेटा, जो भी एटम होगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन काटेंगे हम लोग, तो यहाँ भी ऐसे कट किया मैंने, यहाँ भी ऐसे कट किया, यहाँ भी ऐसे कट किया, तीनों प्लेनर मेरे पास ही है। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये मेरे पास बेसिक सा फंडामेंटल है पीओएस निकालने का। मॉलिक्यूल बदलते रहेंगे मेरे पास, हमें देखना आना चाहिए बेटा। ठीक है, मैंने ज्यादा मॉलिक्यूल लिखे नहीं अभी, आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल मेरे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की मैंने पूरा। अब इसमें मैंने वो बात नहीं की यहाँ पर कि किसी मॉलिक्यूल में कितनी नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है। ठीक है, वो बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं इसके अंदर। ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे पास आ सकती है, वो एक डिफिकल्ट पार्ट है बेटा, और 3D में विजुलाइज करना पड़ता है उसको मेरे पास। ठीक, चलिए पहले हम बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, जो नॉर्मली मेरे पास क्वेश्चन में आती है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है हमारे पास? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी हमारे पास, विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा मेरे पास? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हमारे पास? देखो बेटा ध्यान समझना, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं इसकी जो डेफिनेशन को लिखा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ समझा रहा हूँ खाली। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमारे पास किसी काम की नहीं है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से आपके सामने ये बनाया है साइक्लोब्यूटेन। क्या बनाया बेटा मैंने आपके सामने? साइक्लोब्यूटेन बनाया मैंने। इस साइक्लोब्यूटेन में मैंने यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास सब पर 2-2 हाइड्रोजन है साइक्लोब्यूटेन में। अब मेरे पास मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, कि जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास एंटी पर है, जो हमारे पास एंटी पर, इस H का एंटी कौन है बेटा? इस H का एंटी कौन है? ये वाला हाइड्रोजन। तो मैं इस H को इस H से मिला रहा हूं। ठीक है, इस वाले H का कौन एंटी है बेटा? ये दोनों H कैसे मेरे पास सर? ये दोनों H के एंटी पोजीशन पर है। इस H का एंटी कौन है सर? इस वाले H का एंटी कौन वाला है बेटा? ये वाला H, ये वाला। और इसका H कौन सा एंटी मेरे पास? ये वाला H एंटी, ये H एंटी। क्या देख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर? एक ये मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई बेटा, वी हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट आया हमारा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि जब मैंने क्या किया, हमने क्या किया बेटा, कि इस साइक्लोब्यूटेन के अंदर जितने एटम एंटी पोजीशन पर थे, जो भी एंटी पर था, मैंने उन एंटी को आपस में मिलाया। इस वाले H को मैंने इस वाले H से मिलाया, इस वाले H को मैंने इस वाले H से मिलाया, इस वाले H को मैंने इससे मिलाया, और इस H को मैंने इससे मिलाया। तो जितने भी हमारे पास एंटी पर जो हमारे एटम्स थे या ग्रुप ऑफ एटम, उनको मैंने मिलाया, तो वी ऑब्टेन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो पहली चीज तो ये हमारे पास कि जब मैं एंटी एटम और ग्रुप ऑफ एटम को मिलाता हूं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता है तो मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना पॉसिबल ही नहीं है। कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं BCl3, मैंने कंपाउंड लिखा आपके सामने BCl3 में हमारा
कोई एंटी एटम ही नहीं है मेरे पास, मैं किसको किसके मिलाऊं, मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं कभी मेरे पास। तो इस BCl3 में मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी एब्सेंट प्रेजेंट नहीं होगी बेटा, हमेशा सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें एब्सेंट ही होगी। अब बात करें, यानी कि हमारे पास एंटी पर एटम होना चाहिए, कोई एंटी पोजीशन हमारे पास शुड बी एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में एंटी पोजीशन एग्जिस्ट करेगी उसमें मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है। ठीक है, अगर मैं कहूं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, एक इधर Cl है, इधर Cl है, इधर H है, इधर H है, ये कार्बन टेट्राहेड्रल है। कोई इसको तो करता है क्या बच्चा बेटा, कोई ऐसा बनाया जाता है, इसको कार्बन लेकर के कोई ऐसा बनाया जाता है Cl Cl H और H, और बोल देता है कि सर ये एंटी पर H, ये एंटी पर H, मिला दिया, Cl एंटी पर मिला दिया, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे भाई ये टेट्राहेड्रल है हमारे पास, ऐसा पोजीशन नहीं है, ये कैसा है, ये टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास, इसमें कोई हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास। कोई ऐसा कर दिया तो गलत कर रहा है बेटा, ये उसकी गलती है अगर वो ऐसा कर रहा है इसको तो। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल मेरे पास है, इसमें हमारे पास कभी भी प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मेरे पास कभी भी एंटी पोजीशन अवेलेबल नहीं है। तो जिस मॉलिक्यूल में हमारे पास एंटी पोजीशन होंगी वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकता है। अब किस में आएगा ये चेक करें, क्या सब में आता है, सब में नहीं आता है, ये चेक करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल लिखा मैंने साइक्लोब्यूटेन, इसमें क्या देखा मैंने, ये वाला H, ये दोनों H आइडेंटिकल है। अब हमें देखना क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो एटम एंटी पोजीशन पर है उनकी डिस्टेंस अगर आइडेंटिकल है, द डिस्टेंस ऑफ एंटी the distance of group present anti position is identical from the point of intersection, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसमें ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस आइडेंटिकल होगी और ये डिस्टेंस आइडेंटिकल होगी। तो इसमें मेरे पास क्या हो गया, COS प्रेजेंट होगा। अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल को सर 4 मेंबर का हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है और आपने उसको ऐसे लिख दिया, आपने उसको बेटा ऐसे बना दिया, अब मैं सिंपल बनाऊंगा आपके सामने। सर इसमें तो COS प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए मैंने इसको ये CH3 और ये CH3 और इसी को बनाया मैंने ऐसे, ये CH3 और ये CH3, थोड़ा समझना बेटा, किसमें COS, किसमें होगा COS, इसमें नहीं होगा। इसमें सर ये CH3 और ये CH3 एंटी पर है, दोनों आइडेंटिकल है। इसमें ये CH3 इस CH3 के एंटी पर नहीं है। अगर आपके पास आइडेंटिकल एटम, इफ आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन, अगर आपके पास पूरे मॉलिक्यूल में एंटी पोजीशन पर आइडेंटिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। If identical atom or group of atom present at every anti position, the molecule have center of symmetry. यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास है, यहाँ पर COS हमारे पास एब्सेंट है, क्योंकि एंटी पर मेरे पास आइडेंटिकल एटम नहीं है। तो इफ एनी मॉलिक्यूल एट एवरी एंटी पोजीशन, जितने भी एंटी पोजीशन है उन हर एंटी पर मेरे पास अगर आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा तो 100% उसमें हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। और अगर एंटी पोजीशन पर आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर है बात बेटा, यहां तक क्लियर है बात सबको? ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे हम लोग। ठीक है बेटा।